हेलो दोस्तों, आज ये 12 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स द हिंदू का एनालिसिस का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहले है सोर्स कोड क्या होता है। जैसे स्मार्टफोन होता है तो कोई भी स्मार्टफोन जब बनाया जाता है तो उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, मतलब उसका सॉफ्टवेयर का एक कोड होता है बनाने का। तो उसी पर वो मोबाइल फ़ोन का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो बना होता है। जैसे एप्पल है या सैमसंग है तो ये लोगों का कोई एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर वो पूरा मोबाइल का जो है वो मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो बना होता है, कोड होता है जिस पर उसका सॉफ्टवेयर बना होता है। तो इसी को सोर्स कोड बोला जाता है। अगर ये सोर्स कोड किसी का भी हाथ लग जाएगा तो सेम टू सेम उसी तरह का एप्पल का मोबाइल या सैमसंग का मोबाइल कोई भी बना सकता है। तो ये जो मोबाइल कंपनी है जैसे एप्पल हुआ या सैमसंग हुआ तो ये अपना सोर्स कोड जो है वो किसी को देती नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हम लोगों की ये सोर्स कोड का डिमांड कर रही है। इसके अलावा चाइना और अमेरिका भी इस सोर्स कोड का डिमांड पहले 2017 में कर चुका है। इसका कारण यही है कि जितना भी साइबर अटैक हो रहा है या फिर जितना भी हैकिंग है, मालवेयर है या साइबर है, डाटा का जितना भी चोरी किया जाता है, मतलब साइबर जितना भी इस तरह का साइबर हैकिंग वैकिंग किया जाता है तो इसको पता लगाया जा सके, इसीलिए इस तरह का जो है वो सोर्स कोड का डिमांड कर रही है। तो अगर किसी को मिल जाता है तो सेम टू सेम सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जा सकता है। यही है, जैसे एप्पल हुआ तो सोर्स कोड है, किसी को भी मिल जाए तो वैसा ही स्मार्टफोन दूसरा कंपनी भी बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एनालिसिस करना चाहती है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय लैब में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसका एनालिसिस किया जाए। अब ये सोर्स कोड क्वेश्चन किस तरह से पीटी में आएगा कि ये सोर्स कोड क्या होता है। अब इसका कुछ कुछ पॉइंट दे देंगे, जैसे कि इसका जो है बेसिक प्रोग्रामिंग गाइडलाइन होता है। सोर्स कोड में यही है इसका कीवर्ड कि मतलब आंसर का ऑप्शन में यही रहेगा कि बेसिक प्रोग्रामिंग गाइडलाइन होता है और क्लोजली गाइडेड होता है, मतलब अत्यंत ही गोपनीय होता है, बहुत ही सीक्रेट होता है कंपनियों के लिए। ये कोई भी कंपनी इसको जो है वो कहीं भी रिवील नहीं करती है। ठीक है, बहुत ही सीक्रेट होता है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इस तरह का जो कोड उन लोगों को मिले और वो एनालाइज करे भारतीय लैब में, ताकि जब हैकिंग हो या मालवेयर किसी तरह का अटैक हो या डाटा का जो डाटा सुरक्षा है या साइबर अटैक होता है तो वो इस समय पता लगाया जा सके। ठीक है, तो इंडियन कंज्यूमर को मतलब कोई भी मतलब दूसरे कंपनी से ये डिमांड नहीं करना पड़े कि डिपेंडेंट नहीं हो विदेशी कंपनी पे। अब चाइना और अमेरिका भी इसका डिमांड कर चुका था 2017 में, लेकिन असफल रहा, सोर्स कोड को उसको नहीं मिल पाया। और गवर्नमेंट क्या प्रोविज़न लाना चाहती है कि कोई भी मोबाइल कंपनी है तो अपना जो है फ़ोन एक्टिविटी का 1 साल का लॉक्स मतलब फ़ोन में जो रिकॉर्ड होता है उसी को लॉक्स बोला जाता है। तो वो रिकॉर्ड उसमें रहे ताकि पता लगाया जा सके कि साइबर अटैक कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके बाद है रेगुलर स्कैनिंग किया जा सके मोबाइल का। ठीक है, ताकि उसका जो मालवेयर वगैरह जो है, जैसे पेगासस वाला एक बार न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी तरह से है। उसके बाद कैमरा और माइक्रोफोन हमेशा इसका बंद रखा जा सके ताकि कोई भी इसको हैक नहीं कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा पीटी में यही कि सोर्स कोड क्या होता है, और इसका जो कीवर्ड पॉइंट है यही है बेसिक प्रोग्रामिंग गाइडलाइन होता है, बहुत ही गोपनीय होता है, अत्यंत ही गोपनीय होता है, मतलब क्लोजली गाइडेड होता है कंपनियों के लिए। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कैट बॉन्ड या कैटास्ट्रोफोन बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के कंट्री में अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कोई भी लैंड है जैसे केरला है तो केरला में बहुत ज़्यादा डिजास्टर आता है। ठीक है, तो केरला का गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन दे कि वो कैट बॉन्ड जो है वो जारी कर सके। ठीक है, कैट बॉन्ड क्या होता है। कैट बॉन्ड जो है जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, हम लोग किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कैट बॉन्ड अगर जारी करती है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से अगर बॉन्ड खरीदते हैं, अगर कैट बॉन्ड है तो अगर आपदा नहीं आता है, ठीक है, कैट बॉन्ड हम लोग खरीदते हैं तो अगर आपदा नहीं आता है, एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे 5 साल हो गया, और अगर आपदा नहीं आता है कैट बॉन्ड में, ठीक है, तो कैट बॉन्ड में अगर कैट बॉन्ड लिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर कैट बॉन्ड मैंने लिया है, मैं
इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी भी मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ और कैट बॉन्ड ली हूँ, तो मान लीजिए 5 साल तक का है और 5 साल और एक लिमिट होता है, अमाउंट का एक लिमिट होता है, तो 5 साल तक अगर कोई भी डिजास्टर नहीं आता है तो मुझको बहुत ज़्यादा मतलब ब्याज का रिटर्न होगा, इंटरेस्ट और प्रीमियम का जो रिटर्न होता है वो बहुत ही हाई होता है। और साथ ही साथ मेरा जो प्रिंसिपल है, मतलब मेरा जो मूलधन है वो भी हमको मिलेगा, मतलब रिटर्न में हमको प्रिंसिपल और मूलधन दोनों मिला के मिलेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टर होता है जैसे मैं हूँ तो। और बहुत ज़्यादा ये होता है, ये जो ब्याज होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक लैंड है और वहाँ पर अगर डिजास्टर नहीं आता है, मतलब डिजास्टर नहीं आता है, तो ये होगा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर डेंजरस डिजास्टर आता है, मतलब मान लीजिए अगर भूकंप है तो 7.0 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, या $500 मिलियन का वहाँ पर बहुत इतना अमाउंट का इस मतलब नुकसान होता है, एक अमाउंट वहाँ पे एक लिमिट किया जाता है कितना अमाउंट का नुकसान होगा, ठीक है। तो नुकसान अगर होता है तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, ओनली रिटर्न होगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं रिटर्न होगा। अब ये प्रिंसिपल का हम लोगों को लॉस हो जाता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको प्रिंसिपल का लॉस होता है। और ये क्यों इस तरह का बॉन्ड जारी करने का मकसद ही यही है कि जो प्रिंसिपल मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, इसी प्रिंसिपल से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, जो आपदा में जितना भी नुकसान होता है उसका भरपाई किया जाता है। तो मतलब ये क्या है, कैट बॉन्ड यही है कि इन्वेस्टर का, गवर्नमेंट का और इंश्योरेंस कंपनी सबको, मतलब क्या होता है कि खाली इंश्योरेंस कंपनी का पैसा इसमें ज़्यादा अपना लगाना नहीं पड़ता है, तो इसी लिए इसी इंश्योरेंस कंपनी जो है ये कैट बॉन्ड निकालती है। लेकिन इसमें अगर डिजास्टर नहीं आता है तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टर को ब्याज के रूप में मिलता है, मतलब बहुत हाई रेट का प्रीमियम मिलता है। तो यही है कैट बॉन्ड। क्वेश्चन पीटी में इसी तरह का आएगा कि कैट बॉन्ड क्या होता है। तो कैट बॉन्ड यही होता है कि बीमा और निवेश, ठीक है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टर का एक मिश्रण है, मिक्सचर है, जो कि आपदा जोखिम बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। इसका बोला जाएगा कि कैट बॉन्ड को और क्या बोला जाता है, तो आपदा जोखिम बॉन्ड भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है जोखिम किस पर ट्रांसफ़र करती है, इन्वेस्टर पर। जैसे हम अगर निवेश कर रहे हैं पैसा, तो मेरे ऊपर जो है जोखिम ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर डिजास्टर आता है तो, ठीक है। और कवर किया जाता है क्या क्या, जैसे कि अगर भूकंप आता है, तूफान होता है, आतंकवाद और साइबर अटैक। ये भी क्वेश्चन में रहेगा कि कैट बॉन्ड क्या क्या कवर करता है। साइबर अटैक भी कवर करता है, आतंकवाद भी, सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट ही नहीं, मतलब डिजास्टर ही नहीं कवर करता है, साइबर अटैक भी इसमें है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर रहेगा कि कैट बॉन्ड क्या क्या कवर करता है, तो आतंकवाद भी कवर करता है, साइबर अटैक भी, भूकंप भी और तूफान भी। भारत में क्यों ज़रूरत है, भारत में इसलिए ज़रूरत है कि भारत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख ही रहे होंगे कि बहुत जगह जगह क्या होता है, डिजास्टर आता है, तो इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आता है नेक्स्ट न्यूज़ है भैरव बटालियन से। भैरव बटालियन क्या है, भैरव बटालियन का परेड होगा 15 जनवरी को। परेड वैसे तो होता है 26 जनवरी को लाल किला में, लेकिन ये भैरव बटालियन का परेड 15 जनवरी को होगा, जयपुर में किया जाएगा। अब ये पहले जानते हैं कि भैरव बटालियन होता क्या है। तो देखिए, हम लोगों के देश में जो है वो 2 टाइप का मिलिट्री यूनिट होता है। पहला होता है पैरामिलिट्री यूनिट और दूसरा होता है रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट। पैरामिलिट्री यूनिट में क्या होता है कि ये कोई भी सीरियस कंडीशन होता है, जैसे देश में किसी तरह का कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन है, सिचुएशन है, तो वहाँ पर पैरामिलिट्री जो है वो यूनिट को लाया जाता है। एक तरह का आर्मी फोर्स ही होता है, पैरामिलिट्री यूनिट को लाया जाता है। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड का मिलिट्री यूनिट माना जाता है और ये रेगुलर है, तो इन दोनों को मिला के जो बनाया जाता है उसी को बोला जाता है भैरव। अब इसका भैरव बटालियन होता है। भैरव बटालियन का जो फुल फॉर्म होता है, मतलब इसको बोला जाता है हाई स्पीड ऑफेंसिव यूनिट, ठीक है। ये दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब दोनों का बीच का है, ठीक है। तो भैरव हाई स्पीड ऑफेंसिव यूनिट है, ठीक है। इसका गठन जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर में किया है, आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फंक्शन क्या है, तो भविष्य में जितना भी युद्ध वगैरह होता है, तेज और आक्रामक रणनीति बनाना और उसके खिलाफ जो है अपना स्ट्रेटजी मतलब बनाना,
तैयार करना, ठीक है। इसका टोटल यूनिट का जो है वो 25 रहने वाला है। मतलब अभी तो जो प्रेजेंट में गठित है वो 15 ही है, लेकिन इसका टोटल 25 तक कंप्लीट करने का जो है वो प्लान है। इसके अलावा एक और है, इसको बोलते हैं रुद्र ब्रिगेड। रुद्र ब्रिगेड क्या है? एक और जो है वो है रुद्र ब्रिगेड। तो रुद्र ब्रिगेड में क्या है, जैसे कॉम्बैट सपोर्ट हो गया, आर्टिलरीज हो गया, टैंक हो गया, इन्फेंट्री हो गया, सब अलग अलग होता है। लेकिन रुद्र ब्रिगेड एक ऐसा बनाया गया, मतलब पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि भैरव क्या है। तो भैरव क्या है? हाई स्पीड ऑफेंसिव यूनिट है, ठीक है। और ये भी दिया रहेगा कि दूसरा ऑप्शन ये रहेगा पैरामिलिट्री और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच का है, ठीक है। इसका गठन जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर, ये ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि इसका गठन कहाँ आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया है। इसके बाद टोटल कितना यूनिट बनाने का प्लान है, तो 25, प्रेजेंट में कितना है 15। अब रुद्र ब्रिगेड क्या है? कॉम्बैक्ट सपोर्ट, आर्टिलरी, ये सब कुछ को मिला के, मतलब ये अलग अलग सब यूनिट है। ये सब आर्टिलरी यूनिट अलग है, टैंक यूनिट अलग है, इन्फेंट्री यूनिट अलग है, स्पेशल फोर्स यूनिट अलग है, लॉजिस्टिक अलग है। लेकिन रुद्र ब्रिगेड ऐसा है जिसमें सब कुछ को मिला दिया गया है। तो क्वेश्चन रहेगा कि रुद्र ब्रिगेड क्या ये सबको कवर करता है, मतलब सबको मिला के बनाया गया है? तो हाँ, रुद्र ब्रिगेड सबको मिला के बनाया गया है, ठीक है। अब आता है पॉक्सो एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इसका आने का बहुत चांसेस है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट क्या है? पहले तो जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए एक कानून बनाया गया था। जैसे छोटे छोटे बच्चों का रेप हो जाता है या घर में भी हो जाता है, मतलब बच्चों का रेप हो जाता है, तो बच्चे बताते नहीं हैं, तो उन्हीं को बचाने के लिए कानून बनाया गया, जिसमें कि कड़ी सजा हो अपराधियों को और बच्चों को जो है सुरक्षात्मक उपाय मिला जाए, उनका रिहेबिटेट किया जाए, रिहेबिलेशन किया जाए। तो इस तरह से ये पॉक्सो एक्ट था 2012 का। तो क्वेश्चन पेटी में आ सकता है पॉक्सो एक्ट कब का है, तो 2012 का, वन लाइनर में, या ये जो मतलब वन डे एग्जाम होता है तो उस तरह से पूछा जाता है। अब पहले पॉक्सो एक्ट पहले समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद इसका जो एक रोमियो जूलियो क्लॉज आने वाला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि ये रोमियो जूलियट क्लॉज इसमें डालने के लिए पॉक्सो एक्ट में। तो ये क्या है, इसको पहले समझने से पहले हम जान लेते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है। तो 18 साल से कम का कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, तो उसका किसी भी तरह से सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, ठीक है, या फिर अगर उसका सहमति से, उसके कंसेंट से भी किया जाता है, तो उसको बच्चा ही मान के, नाबालिग ही मान के, उसको सहमति को भी जो है वो सही नहीं ठहराया जाएगा, उसको रेप केस का दायरा में ले लिया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट में केस में वो आ जाता है। अब इसका सजा क्या होता है? 3 साल का हो सकता है सजा, फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, और मृत्युदंड कम होता है, जैसे 12 साल से कम का कोई बच्ची है या लड़का है, लड़का लड़की दोनों कोई भी है, उसका रेप होता है या गैंग रेप होता है, तो मृत्युदंड का सजा जो है वो दिया जाता है। बेल, जमानत, एंटीसिमेट्री बेल भी इसमें नहीं है, ठीक है। ये है। उसके बाद जांच और सुनवाई जो है वो 2 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। अगर कोई केस आता है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो इसका जांच और सुनवाई 2 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट इसमें होता है, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होता है, और बंद कमरे के अंदर ही इसका सुनवाई किया जाता है। बहुत सब चीज़ रिवील नहीं होता है। विक्टिम जो है उसको मुफ्त कानूनी सहायता दिया जाता है। अपील का सीमा, अगर सुनवाई दूसरा अदालत में इसका अपील किया जाता है तो 6 महीने के अंदर लोअर कोर्ट में इसका अपील 6 महीने के अंदर, मतलब सारा मामला जो है वो सुलझ जाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉक्सो एक्ट का प्रोविज़न है, ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही है, ठीक है। अपराध करने वाले पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अगर कोई जेंडर न्यूट्रल मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, पॉक्सो एक्ट क्या है, पीटी में क्वेश्चन आएगा, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, अपराध करने वाले पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की लोगों को ज़्यादा छूट है या लड़की को कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है पॉक्सो एक्ट में, ऐसा नहीं है। अगर लड़का है या लड़की है, जैसे छोटे बच्चे लड़के होते हैं, उनके साथ भी दुष्कर्म किया जाता है, तो वो भी अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है तो उनके ऊपर भी समान रूप से रूल रेगुलेशन लागू होता है। तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को संरक्षण और मेडिकल सुविधा दिया जाता है। अगर केस दर्ज होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर मेडिकल संरक्षण और सुविधा दिया जाता है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट का ये प्रोविज़न दिया हुआ है। अब हम समझते हैं
कि रोमियो जूलियो एक्ट रोमियो जूलियो क्लॉज क्या है। हाँ, तो रोमियो जूलियो क्लॉज जैसे पॉक्सो एक्ट में है कि एज ऑफ कंसेंट मतलब आयु का सम्मति जो है हम लोगों का इंडियन पैनल कोड जो पहले था, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 375 बोलता है 2012 तक क्या बना था कि 16 एज ऑफ कंसेंट था, 16 वर्ष ही एज ऑफ कंसेंट था। 16 वर्ष का मतलब हो गया कि 16 वर्ष से के बच्चे का मतलब आयु के साथ अगर कुछ गलत दुष्कर्म किया जाता था तो उसको सजा के पॉक्सो के एक्ट में लाया जाता था, लेकिन 2013 में इसका उम्र बढ़ा के 2018 कर दिया गया। और भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक है। भारतीय न्याय संहिता में क्या बोला गया, पॉक्सो एक्ट में ये क्या था, जेंडर न्यूट्रल था, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पे, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक हो गया, मतलब गर्ल्स के साथ जो 2023 में सेक्शन 63 18 वर्ष से नीचे का बच्चा लड़की के साथ अगर मतलब यौन संबंध किया जाता है तो उसको बलात्कार की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक है। 18 वर्ष से नीचे की लड़की के साथ या महिला के साथ कोई भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो बलात्कार की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बीएनएस का कानून, मतलब बीएनएस में ये बोला गया सेक्शन 63, ये इंपॉर्टेंट है बीएनएस का सेक्शन 3। अब देखिए एज ऑफ कंसेंट क्या होता है, जैसे आयु हो गया और यौन संबंध का, ठीक है, तो कानूनी सहमति, ठीक है, 18 वर्ष से नीचे का कोई लड़का है और 16 वर्ष का लड़की है, ठीक है, उसके साथ अभी क्या होता है, जैसे कि लव रिलेशन में है और उसका फिजिकल रिलेशन बन जाता है तो माता पिता क्या करते हैं कि लड़के के ऊपर जो है वो पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं। तो पॉक्सो एक्ट लगाने से क्या होता है, वो तो कंसर्ट से ही हुआ, लड़की के कंसर्ट से ही वो रिलेशन बना, लेकिन पॉक्सो एक्ट में के अंतर्गत अगर लड़के के ऊपर केस हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से इस कानून का जो है वो दुरुपयोग होने लगा। कानून में कुछ और था कि यौन अपराध से बच्चों को बचाने के लिए ये पॉक्सो एक्ट लाया गया था, लेकिन अभी का जो जनरेशन है, जो अभी चल रहा है समाज में, कुछ अलग तरह से मतलब चल रहा है। और अब मान लीजिए कम उम्र के लड़के लड़कियों का शादी भी कर दिया जाता है, फिर उनका भी बच्चा अगर हो जाता है तो वो भी मतलब कि वो इस तरह से पॉक्सो एक्ट में किस तरह लाया जाएगा, तो वो तो कंसर्ट से किया गया, तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ सही जजमेंट मतलब समझ नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसके ऊपर फैसला दे। तो यही है कि मतलब लड़के लड़कियां जो अभी रिलेशन में आते हैं तो कम उम्र के लड़के रहते हैं, 18 वर्ष से कम है लड़के या लड़कियां, और उनका रिलेशन होता है तो वो क्या पॉक्सो एक्ट के अंदर आना चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि आप एक रोमियो जूलियो क्लॉज बनाइए, रोमियो जूलियट क्लॉज बनाइए, जिसमें कि अगर इस तरह का कोई ऑफेंस होता है, इस तरह ऑफेंस नहीं, मतलब इस तरह का कोई केस होता है तो उसको पॉक्सो एक्ट से बाहर रखा जाए, ठीक है, कि कंसर्ट किया मतलब एक दूसरे के कंसर्ट से अगर रिलेशन बनता है और 18 वर्ष से नीचे के लड़के और लड़की दोनों होते हैं तो उसको पॉक्सो एक्ट से नीचे रखा जाए, मतलब बाहर रखा जाए। लेकिन 18 वर्ष का पॉक्सो एक्ट में था कि 18 वर्ष से नीचे का लड़का और लड़की है और अगर उसका कंसर्ट से भी अगर रिलेशन बनता है, यौन संबंध होता है, तो उसको स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है, ठीक है, मतलब उसको रेप का ही कैटेगरी में माना जाएगा अगर उसका कंसर्ट से भी होता है। तो ये पॉक्सो एक्ट में था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इस तरह का कोई क्लॉज लाइए, रोमियो जूलियो क्लॉज। अब इसका पक्ष में क्या तर्क है कि 16 से 18 बरस का जो मतलब लड़के या लड़कियां होते हैं उनका मेंटल इतना मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है कि अगर वो सहमति देने में मतलब इतना माइंड डेवलप हो जाता है, बुद्धि इतना डेवलप हो जाता है कि वो सहमति दे सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत, ये पक्ष में तर्क है। और विरुद्ध का तर्क क्या है कि इससे क्या होगा, अगर 16 वर्ष से नीचे कर दिया जाएगा, मतलब 18 वर्ष से नीचे कर दिया जाएगा, 16 वर्ष कर दिया जाएगा, तो इससे लड़की लोग का तस्करी होगा, शोषण, यौन शोषण होगा, और जो भी गलत तरह से शोषण किया भी जाता है तो उसको वैध मान दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर इसके थ्रू अगर किसी लड़का या लड़की का रिलेशन हुआ, मतलब सही से नहीं रेप ही हो गया, तो उसको शोषण को वैध मान लिया जाएगा। अब देखिए ये जो मतलब वेस्टर्न कंट्री में क्या है, 16 वर्ष है एज ऑफ कंसर्न, ठीक है, जैसे कनाडा हुआ, यूके हुआ, यूए हुआ, ये सब में 16 वर्ष से 16 वर्ष का एज ऑफ कंसर्न माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा पॉक्सो एक्ट का कि 2012 में, और उसका ये बीएनएस है, बीएनएस का सेक्शन 63 क्या बोलता है कि 18 वर्ष से नीचे का अगर है यौन संबंध होता है तो बलात्कार है, और जेंडर स्पेसिफिक है, ये याद रखिएगा।
अभी BNS भारतीय न्याय संहिता बोलता है, लेकिन पॉक्सो एक्ट क्या था, जनरल न्यूट्रल था। जनरल न्यूट्रल मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पे लागू हो रहा था। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और एज ऑफ कंसर्न जो है वो अभी कितना है हम लोगों का कंट्री में पॉक्सो एक्ट में, 18 वर्ष। तो एज ऑफ कंसर्न क्वेश्चन आ सकता है कि कितना है, तो 18 वर्ष है। रोमियो जूलियट क्लॉज में कितना एज करने का बात हुआ है, 16 वर्ष, ये याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इथिलीन ग्लाइकोल। एक कफ सिरप है, कफ सिरप में इथिलीन ग्लाइकोल मिला है, ठीक है। ये इथिलीन ग्लाइकोल इंडस्ट्रियल केमिकल है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। अगर बॉडी में ये जाता है तो इंसान का पूरा ऑर्गन डैमेज हो सकता है इथिलीन ग्लाइकोल से। ये कफ सिरप में पाया गया है, तो इसी को बैन करने का बैन करने के लिए कहा गया है, ठीक है, तेलंगाना सरकार का। उसके बाद है मैग्नेटोस्फीयर, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो अर्थ का हम लोगों का सराउंडिंग में इधर में यहाँ पे जो अर्थ के आउटर लेयर होता है वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है। उसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक स्फीयर डेवलप हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक स्फीयर डेवलप हो जाता है। तो इसरो का जो आदित्य L1 है, यही क्या किया है, सोलर स्टॉर्म और मैग्नेटोस्फीयर के बीच में एक रिलेशन बताया है कि दोनों के बीच में, सोलर स्टॉर्म और मैग्नेटोस्फीयर के बीच में एक रिलेशन है। अब ये सोलर स्टॉर्म क्या है, सैटेलाइट और पावर ग्रिड को दोनों को अफेक्ट करने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1 लाइनर 1 डे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो ये होमोसेपियन से, मतलब माना जा रहा है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य का उद्गम जो है अफ्रीका में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का उद्गम कहाँ माना जाता है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अकॉर्डिंग तो अफ्रीका में माना जाता है। और हम लोगों को एविडेंस भी मिला है, जेनेटिक और फॉसिल्स एविडेंस के आधार पर ये बोला जा रहा है कि मनुष्य का जो उद्गम है वो अफ्रीका में है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2025 में चावल का निर्यात जो है बहुत ज़्यादा हुआ है हम लोगों का कंट्री से। रिकॉर्ड हुआ है कि 19.4% का वृद्धि हुआ है, मतलब बहुत रिकॉर्डेबल हम लोगों का चावल का जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है, निर्यात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल फिलीपींस सेबू सिटी, ठीक है, बिनाल्यू, मतलब कूड़े का एक पहाड़ मिला है, वो टूट गया। कूड़े का पहाड़ था जो बहुत टूट गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया है। तो ये मैपिंग में पूछा जा सकता है कि बिनाल्यू कहाँ पे है। पीटी का क्वेश्चन में आ सकता है कि बिनाल्यू कहाँ पे है, तो ऑप्शन में रहेगा सेंट्रल फिलीपीन। या सीबू सिटी कहाँ पे है, तो ऑप्शन में रहेगा सेंट्रल फिलीपींस। तो यही है आज का बस।